जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी ये 35वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को। ना क्या पढ़ेंगे? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या? ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं क्रैक हो जाता है। जैसे ही एग्जाम निकलेगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, जिंदगी के सफर में गिरना पड़ता है, दिन हो या रात चलना पड़ता है। क्या दोस्तों? जिंदगी के सफर में गिरना पड़ता है, दिन हो या रात चलना पड़ता है। कामयाबी के दरवाजे खुद खुलते नहीं। क्या? कामयाबी के दरवाजे खुद खुलते नहीं, हर एक ताले को तोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को। ना तो क्या पहले हम हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था। ना क्या डालेंगे? सामाजिक व्यवस्था, ठीक ना। तो सबसे पहले मौर्यकालीन की जानकारी के स्रोत क्या है ना, मौर्य समाज के जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक ना। मौर्य काल के जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक ना। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, क्या? मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, ठीक ना। मौर्य मौर्य सॉरी मौर्य मौर्यकालीन 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 समाज समाज के न समाज न समाज समाज एवं अर्थव्यवस्था, समाज एवं अर्थव्यवस्था, ठीक। अर्थव्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाज क्या है, ठीक ना। मौर्यकालीन समाज क्या है और मौर्यकालीन समाज के स्रोत क्या है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे मौर्यकालीन समाज के जानकारी के स्रोत, ठीक। मौर्यकालीन ना मौर्यकालीन समाज के जानकारी के स्रोत, ठीक ना। जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत क्या है ना, मौर्यकालीन समाज के जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक। तो इसमें स्रोत क्या क्या है इसके? तो एक स्रोत आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र का। किसका? मौर्यकालीन समाज के जानकारी के स्रोत कहाँ से हमको मिलते हैं? तो अर्थशास्त्र से, ठीक ना। अर्थशास्त्र से। और कहाँ से मिलता है? तो और एक जानकारी मिलता है कहाँ से? इंडिका से, ठीक ना। इंडिका, ठीक। इंडिका से। और जानकारी के स्रोत कहाँ से मिल सकते हैं मौर्य समाज के? तो एक जानकारी हमको मिलती है सिंघली ग्रंथ से। कहाँ से? सिंघली ग्रंथ, ठीक ना। सिंघली ग्रंथ, ठीक ना। सिंघली ग्रंथ। और एक जानकारी और कहाँ से मिलती है मौर्य समाज के? तो मुद्रा राक्षस से। कहाँ से? मुद्रा राक्षस ना, मुद्रा राक्षस, ठीक ना। मुद्रा राक्षस। और एक जानकारी और मिलती है मौर्य समाज से हमको, तो वो कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है दिव्यावदान से। कहाँ से मिलती है? दिव्यावदान, ठीक ना। दिव्यावदान ना कहाँ से मिलती है? दिव्यावदान से मिलती है। तो इसमें आप लोग ये बता दीजिए कि अर्थशास्त्र किसका है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य ना, कौटिल्य का। अर्थशास्त्र किसका है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। इंडिका किसका है? तो इंडिका है मेगस्थनीज का। किसका? मेगस्थनीज ना, किसका है? मेगस्थनीज का है, ठीक। अच्छा, सिंघली ग्रंथ क्या है? तो सिंघली ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ इसको कहा जा सकता है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ एक है, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथ, ठीक। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, ठीक। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसका है? तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त ना, किसकी है? विशाख दत्त की है। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि दिव्यावदान किसका है, ठीक ना। चलिए, इसको कई बार मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आगे की क्लास में 1 से 2 का कई बार इसकी चर्चा किया हूँ। तो इसको आप लोग बताएंगे कि दिव्यावदान क्या है, ठीक।
अब हम लोग जानेंगे समाज में सबसे पहले क्या देखते हैं। समाज में सबसे पहले मौर्यकालीन समाज के जानकारी के तो स्रोत हो गए, ठीक ना। इस जानकारी के स्रोत हो गए अर्थशास्त्र, इंडिका, सिंघली ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, दिव्यावधान। तो ये मौर्य समाज के जानकारी के स्रोत है ना। इससे हम जानेंगे कि मौर्य समाज में क्या क्या हमको जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम जानेंगे समाज में सबसे पहले हम देखते क्या हैं। समाज में सबसे पहले हम क्या देखते हैं बताइए। तो समाज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो समाज में हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या, स्वरूप देखेंगे, समाज का स्वरूप ना, स्वरूप, ठीक, समाज के स्वरूप देखेंगे। और क्या देखेंगे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे क्या, स्तरीकरण, मतलब समाज का स्तर क्या है ना, स्तरीकरण, ठीक, स्तरीकरण देखेंगे, ठीक। और क्या देखेंगे, तो एक देखेंगे हम लोग स्त्री दशा, क्या देखेंगे, स्त्री दशा, मतलब कि मौर्य समाज में स्त्रियों की दशा क्या थी, ठीक। तीसरा हो गया, चौथे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, मनोरंजन के साधन, मौर्य समाज में मनोरंजन के साधन क्या थे, ठीक, मनोरंजन, मनोरंजन के साधन, ठीक ना, मनोरंजन के साधन, ठीक ना। और क्या देखेंगे, खान पान एवं रहन सहन देखेंगे, ठीक ना। और क्या देखेंगे, खान पान, उस समय का खान पान क्या था, खाना, खान पान और रहन सहन, ठीक ना, रहन सहन कैसे लोग रहते थे, ठीक ना, रहन सहन। तो इतनी सारी जानकारियों में हम लोग देखेंगे समाज में, मौर्य समाज के, ठीक ना। क्या क्या देखेंगे, स्वरूप देखेंगे समाज का स्त्रीकरण, समाज में उसमें स्त्रियों की दशा क्या थी, उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे, उस समय के खान पान क्या थे, ठीक ना। तो जो ये स्वरूप है, तो सबसे पहले हम स्वरूप को देखते हैं, ठीक ना। तो मौर्यकालीन समाज का स्वरूप कैसा था, तो मौर्यकालीन समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था, तो पित्रात्मक था, पितृसत्तात्मक ना, क्या था, पितृसत्तात्मक ना, पितृसत्तात्मक था, कैसा था, पितृसत्तात्मक। अच्छा, पितृसत्तात्मक का मतलब क्या हो गया, तो पितृसत्तात्मक का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, इसका मतलब हो गया पुरुष प्रधान, क्या हो गया, पुरुष ना, पुरुष, पुरुष प्रधान, ठीक, पुरुष प्रधान, इसका मतलब यही होगा, ठीक ना, पुरुष प्रधान। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है इस स्तरीकरण ना, तो स्तरीकरण को इधर देख लेते हैं, स्तरीकरण के बारे में जानकारी थोड़ा डिटेल से ले लेते हैं। स्तरीकरण, स्तरीकरण क्या थी उस समय, स्तरीकरण, ठीक ना, स्तरीकरण। तो स्तरीकरण को बताया जाता है कि मौर्य काल में समाज किसमें बटा था ना, तो इस बटने के बाद बता किस स्तर में बटा था, तो मौर्य काल में समाज जो बटा था वो बटा था वर्ण व्यवस्था पे, किसमें बटा था, वर्ण व्यवस्था ना, वर्ण, वर्ण व्यवस्था, ठीक ना, वर्ण व्यवस्था किसमें बटा था, वर्ण व्यवस्था में बटा था, ठीक ना, वर्ण व्यवस्था में बटा था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह देखने को भी मिलता है कि समाज किसमें बटा था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, तो वो बताते हैं कि जो समाज बटा था वो वर्ण में बटा था, किसमें किसमें वो बांटने की बात किए हैं, तो ब्राह्मण, समाज को किसमें बांटने की बात की है, तो एक ब्राह्मण ना, ब्राह्मण, फिर और किसमें बात की है, क्षत्रिय, ठीक ना, क्षत्रिय, क्षत्रिय और क्षत्रिय, वैश्य, 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 शूद्र, ठीक ना, शूद्र, शूद्र, ठीक ना। तो एक किसने बांटने की बात की है, तो ये बांटने का जो बात किए हैं ये कौन किए हैं, ये बांटने की बात जो किए हैं वो कौटिल्य की है, ठीक ना। ये बांटने की बात किसने किया है, तो यह बांटने की बात जो किए हैं कौटिल्य की है, ठीक ना, कि समाज को इस तरह से बटा होना चाहिए ना, कौटिल्य, ठीक। अच्छा, उस समय की जो समाज था, तो कहा जाता है कि समाज जो था वो जातियों में बटा था ना, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो समाज के अस्त्रीकरण था वो किस में बटा था, जाति में, ठीक ना, जाति में, ठीक ना, जाति में बटा था। अब कहीं कहीं पे उसमें देखने को मिला जाति ये जो थी इसका किस पे बटा था, जन्म के आधार पर, इस जातियों का नाम कैसे दिया जाता था, तो जन्म के आधार पर दिया जाता था, ठीक ना, जन्म के आधार पर। जैसे कि आप ब्राह्मण कुल ब्राह्मण परिवार में हो गए तो आपको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता, ठीक ना, आधार पर। अगर आप क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए तो आपको क्षत्रिय का दर्जा दिया जाता था, ठीक ना। लेकिन कहा जाता है कि जाति के आधार पर समाज का विभाजन तो था उस समय, मौर्य समाज में जाति के आधार पर समाज का विभाजन तो था,
लेकिन अंतर जाति विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन अंतर जाति पर जाति समाज का, जैसे ब्राह्मण का और क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्रों का, ये जाति समाज पे तो विभाजन था समाज का, लेकिन अंतर जाति ना, एक अंतर जाति विवाह का प्रचलन था, उस पे मतलब कि कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक ना। अंतर जाति अंतर जाति विवाह ना, अंतर जाति विवाह जो था, विवाह पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। क्या? कोई प्रतिबंध ना, कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक ना, नहीं था। तो यानी कि समाज में दो प्रकार के विवाह भी का प्रचलन था। तो उसमें दो विवाह कौन कौन थे? मौर्य समाज में दो विवाहों का प्रचलन था। तो उसमें दो विवाह कौन कौन से थे? बताइए जल्दी से। एक विवाह होता था अनुलोम विवाह। कौन सा होता था? अनुलोम ना, अनुलोम विवाह ना, अनुलोम विवाह। और दूसरा क्या, कौन सा विवाह था? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम ना, प्रतिलोम विवाह। तो ये दो तरह के विवाह होते थे ना, विवाह। ठीक। तो अनुलोम विवाह किसको कहा जाता है? अनुलोम विवाह किसको कहा जाता है, या प्रतिलोम विवाह किसको कहा जाता है, बताइए। तो पहले हम जान लेते हैं कि अनुलोम विवाह किसको कहा जाता था। मौर्य समाज में अनुलोम विवाह किसको कहा जाता था? अनुलोम ना। तो अनुलोम विवाह उसे कहा जाता था, किसको? अनुलोम विवाह उसे कहा जाता है जिसमें लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो। क्या? जिसमें ये अनुलोम विवाह किसको कहा जाता था? जिसमें लड़का जो है उच्च वर्ण का, ठीक ना, लड़का उच्च वर्ण का, और जो है लड़की के किस वर्ण की होगी? लड़की निम्न वर्ण की। ठीक ना, निम्न वर्ण की हो। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा अनुलोम विवाह। यानी कि मानिए कि यहाँ पे लड़का जो है, लड़का होगा तो जो ब्राह्मण होगा, उच्च वर्ण में इसको ब्राह्मण कहेंगे हम लोग ना, ब्राह्मण। और निम्न वर्ण में अगर लड़की है तो निम्न वर्ण में अगर लड़की को ले रहे हैं तो शूद्र ले लीजिए, लड़की शूद्र है। ठीक ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। लेकिन एक प्रतिलोम विवाह था, दो विवाहों का प्रचलन था ना मौर्य समाज में। तो दूसरा जो था प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह का इसी का उल्टा कर दीजिए, प्रतिलोम। ठीक ना, प्रतिलोम विवाह। तो इसी का उल्टा कर दीजिए। तो इसका उल्टा मतलब कि इसी बात को पलट दीजिए। देखिए, लड़का उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण का। तो यहाँ पर कर दीजिए कि लड़की जो है उच्च वर्ण की। ठीक ना, लड़की उच्च वर्ण की। ठीक, लड़की उच्च वर्ण की, और लड़का जो है निम्न वर्ण का, लड़का निम्न वर्ण का। ठीक, निम्न वर्ण का हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्रतिलोम विवाह कहेंगे ना। क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। लड़की अगर उच्च वर्ण की हो और लड़का निम्न वर्ण का हो तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उसे कहेंगे जिसमें लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो, तो उसको क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक ना। अच्छा, तो कौटिल्य के आधार पर, मतलब कौटिल्य के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्ण में बटा था? कितने वर्ग में बटा था? कौटिल्य के अनुसार आप लोग बताइए। कौटिल्य ना, कौटिल्य के अनुसार जो था समाज कितने वर्ग में बटा था? तो इनके अनुसार जो था 2 वर्ग में बटा था। कितने वर्ग में बटा था? तो 2 वर्ग में बटा था। एक बटा था जाति पे, ठीक ना, जाति, इनके आधार पर जाति, और एक दूसरा किस में बटा था? तो वर्ण के आधार पर। ठीक ना, वर्ण के आधार पर। उस समय मौर्य समाज में समाज जो था जातियों के आधार पर बटा था। ठीक ना, जातियों के आधार पर बटा था। लेकिन जातियों के आधार पर तो बटा था, लेकिन उसमें विवाह के लिए कोई जाति विवाह के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक ना, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जन्म के आधार पर उस समय समाज बटा था। लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि उस समय के जो समाज बटा था उसको बटा होना चाहिए वर्ण के आधार पर और जाति के आधार पर। तो इन्होंने बांटा, कौटिल्य के अनुसार क्या बताया कि ये समाज जो बटा था मौर्य समाज, तो जाति के आधार पर बटा था और वर्ण के आधार पर बटा था।
लेकिन मेगस्थनीज के अनुसार अगर देखा जाए तो समाज कितने वर्ग में बटा था, तो मेगस्थनीज के अनुसार, अगर मेगस्थनीज के अनुसार देखा जाए तो मेगस्थनीज ना, तो मेगस्थनीज के अनुसार जो था समाज कितने वर्ग में बटा था, तो इनके अनुसार जो था समाज 7 वर्ग में बटा था। कितने वर्गों में बटा था, 7 वर्गों में बटा था, ठीक ना। इनके अनुसार कितने वर्गों में बटा था, तो 7 वर्गों में बटा था। उन 7 वर्गों को जान लेते हैं कि इसमें पहला वर्ग कौन सा था, तो इसमें पहला वर्ग था दार्शनिक का। किसका, दार्शनिक, ठीक ना, दार्शनिक, ठीक, दार्शनिक वर्ग था। इसमें दूसरा वर्ग कौन सा था, इसमें दूसरा वर्ग था किसान का। कौन सा, किसान, ठीक ना। तीसरा वर्ग कौन सा था इसमें, तो मौर्य समाज में तीसरा वर्ग जो था, ये किसके आधार पे बता रहा हूँ मैं, मेगस्थनीज के अनुसार बता रहा हूँ कि मेगस्थनीज के अनुसार समाज जो था मौर्य समाज, वह 7 वर्गों में, मतलब यानी 7 वर्गों में विभाजित था। तो पहला था उसमें दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा होगा शिकारी ना, शिकारी, ठीक ना, शिकारी। अच्छा, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा जान लेते हैं कि चौथा किस में बटा था, तो चौथा को बोलते हैं हम लोग क्या, चौथा जो था योद्धा। क्या होगा, योद्धा, ठीक ना। चौथे के बाद आएगा 5वें नंबर, 5वां किस में बटा था, तो 5वां मौर्य समाज जो बटा था उसको शिल्पी, क्या कहे मेगस्थनीज ने, शिल्पी नाम दिया, ठीक। 5वें के बाद छठवां, छठे नंबर का कौन था, निरीक्षक। क्या, निरीक्षक ना, निरीक्षक। निरीक्षक के बाद 6 हो गया। 7वें नंबर का जान लेते हैं कि 7वां कौन सा था, तो पार्षद। क्या बताया इन्होंने, पार्षद बताया, ठीक ना, पार्षद, ठीक। तो मेगस्थनीज की ने बताया कि मौर्य समाज जो था वो कितने कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7। ये कौटिल्य बताए 2, ठीक ना। तो ये 7 वर्गों को भी जान लेते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। और जैसे मेगस्थनीज जो दार्शनिक को क्या बताया, तो मेगस्थनीज जो थे दार्शनिक को क्या बताए, तो मेगस्थनीज जो पहला वर्ग था दार्शनिक ना, दार्शनिक, तो दार्शनिक को क्या बताएं, तो दार्शनिक को जो बताए कि ये ब्राह्मण वर्ग है। क्या बताएं इसको, कि ब्राह्मण, ठीक ना, ब्राह्मण। इसको क्या बताए, ब्राह्मण बताएं, ठीक ना। और उस समय अगर कोई दार्शनिक, उसमें होता क्या था कि उस समय अगर कोई दार्शनिक, दार्शनिक यानी कि ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण गलती से या गलत भविष्यवाणी करता था, तो उसे आजीवन, क्या, अगर उस समय का दार्शनिक हो या ब्राह्मण हो, ब्राह्मण किसने कहा, तो ब्राह्मण कहे मेगस्थनीज ने, किसको, दार्शनिकों को, ठीक ना। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ब्राह्मण गलती से गलत भविष्यवाणी, चाहे किसी भी तरह से गलत भविष्यवाणी करता है, गलत भविष्यवाणी ना, उसकी भविष्यवाणी ना, गलत भविष्यवाणी हो जाती है या गलत से भविष्यवाणी करता है, तो उसको क्या होगा, उसको सजा कौन सी दी जाएगी, तो उसको सजा दी जाएगी आजीवन मौन रहने की। आजीवन ना, आजीवन मौन रहने की सजा थी, ठीक, रहने की सजा होती थी, ठीक ना, सजा होती थी, ठीक ना। आजीवन मौन रहने का मतलब यहाँ क्या है कि आजीवन, पूरे आप, आजीवन का मतलब पूरे आप जीवन भर, मौन मतलब आप चुप रहेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आजीवन ऐसी सजा दी जाती थी। तो मेगस्थनीज जो थे दार्शनिक जो, उसको कितने वर्गों में बांटा, इस दार्शनिक को इन्होंने कितने वर्गों में बांटा, इसको 2 वर्गों में बांटा ना। इसको कितने वर्गों में बांटा, तो 2 वर्गों में बांटा। एक को किस में बांटा, ब्रोकामेन, इसका क्या नाम दिया, ब्रोकामेन, ठीक ना। 2 वर्गों में बांटा, तो ब्रोकामेन, ठीक, ब्रोकामेन। और एक का क्या नाम दिया, 2 वर्गों में बांटा तो दार्शनिक को, तो एक का नाम दिया सारामेन। क्या नाम दिया, सारामेन, ठीक ना, सारामेन। अच्छा, अब यहाँ पे जान लीजिए कि ब्रोकामेन या सारामेन, ठीक, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ब्रोकामेन किसको कहा गया, मेगस्थनीज ने ब्रोकामेन किसे कहा, तो ब्रोकामेन वह होते थे, कौन, ब्रोका ना, ब्रोकामेन, ठीक, ब्रोकामेन वह होते थे, कौन होते थे, वह होते थे जो क्या करते थे, जो समाज ना, समाज से अलग रहकर सन्यासी होते थे। क्या करते थे, समाज से अलग ना, समाज से अलग रहकर, ठीक, अलग रहकर सन्यासी होते थे, ठीक ना, सन्यासी या ज्ञान प्राप्त करते थे, सन्यासी होते होते थे।
लेकिन सारामेन कौन थे? तो सारामेन जो थे, सारामेन को क्या बताया मेगास्थनी कि सारामेन वह होते थे कौन? जो सारामेन ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं, सारामेन वह होते थे जो समाज में रहकर ना, समाज में रहकर यानी कि क्या इसको कह सकते हैं, गृहस्थ जीवन, ठीक ना, गृहस्थ जीवन में रहकर क्या करते थे? ज्ञान प्राप्त करते थे ना, ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक ना, ज्ञान प्राप्त करते थे। तो एक कौन कहलाए? सारामेन कहलाए। ब्रोकामेन वो थे जो समाज से दूर रहकर, कहीं जंगलों में रहकर, पहाड़ों पर रहकर, वो दूर रहकर ज्ञान की प्राप्ति करते थे या सन्यासी होते थे, उनको ब्रोकामेन बोला, ठीक ना। अच्छा, किसान जो था, किसान को क्या बताया? सबसे बड़ा वर्ग बताया ना। इसके बाद किसान को क्या बताया? तो मेगास्थनी ने किसान को बताया कि यह सबसे बड़ा वर्ग है। क्या? सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा वर्ग ना, सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक ना, सबसे बड़ा वर्ग है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं एक कौन था? योद्धा ना, योद्धा में क्या बताया? तो योद्धा को उन्होंने बताया कि योद्धा जो है अस्थाई, इसमें एक सैनिक होते थे। क्या? अस्थाई सैनिक ना, अस्थाई सैनिक होते थे, और इसमें एक अस्थाई सैनिक चुने जाते थे। कौन? अस्थाई, ठीक ना, अस्थाई ना, अस्थाई सैनिक, ठीक, अस्थाई सैनिक। अच्छा, अस्थाई और अस्थाई सैनिक का मतलब यहाँ पर क्या था? तो अस्थाई सैनिक वो होते थे जो भर्ती, मतलब कि जिसको वेतन मिलता था। अस्थाई सैनिक का मतलब क्या था यहाँ पे? जिसको वेतन, परमानेंट, इसको क्या वेतन मिलता था, ठीक ना, वेतन मिलता था। अगर लड़ाई हो गई, कोई युद्ध हो गया, तब भी ये रहते थे, और युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद भी रहते थे, ठीक ना। और अस्थाई सैनिक वो होते थे जिनको एक तरह से जब युद्ध होता था तब इनको रखा जाता था, ठीक ना। जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय इनको भर्ती ली जाती थी, ठीक ना, युद्ध के समय ही। और युद्ध के समय जब तक युद्ध होता था तब तक के लिए रहते थे, फिर उसके बाद इन्हें क्या किया जाता था? हटा दिया जाता था, ठीक ना। तो ये अस्थाई थे, ठीक ना, ये अस्थाई थे, ये अस्थाई थे। अस्थाई वालों को वेतन दिया जाता था परमानेंट, इनको वेतन नहीं दिया जाता था। जब तक ये रहते थे युद्ध में तब तक के लिए ही वेतन दिया जाता था, तब तक के लिए ही रखा जाता था, उसके बाद इनको हटा दिया जाता था, ठीक ना। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा शिल्पी ना, शिल्पी। तो शिल्पी जो थे, शिल्पियों को क्या बताया? तो शिल्पियों को एक प्रावधान था कि अगर कोई शिल्पी को ना, शिल्पी मतलब शिल्पकार, मूर्तिकार या कला बनाने वाला, इसको मान लीजिए। तो शिल्पी वो होते थे, अगर शिल्पी को कोई व्यक्ति या कोई भी हो, अगर इसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, शरीर को ना, शरीर को कोई नुकसान ना, शरीर को कोई नुकसान, ठीक ना, कोई नुकसान, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा? पहुंचाएगा तो उसको क्या होता था? उसे कठोर सजा दी जाती थी, ठीक ना, उसे कठोर सजा दी जाती थी, उसे कठोर सजा दी जाती थी। यानी कि मतलब यहाँ पे ये है कि इसको राज्य के तरफ से, यानी राजा के तरफ से भी सपोर्ट मिलता था, ठीक ना। इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, इसके शरीर को, किसी अंग को, तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर राज्य का भी सपोर्ट था, ठीक ना। और एक आता है निरीक्षक, इसमें कौन था? एक निरीक्षक। तो निरीक्षक का इसको क्या कह सकते हैं? तो इसको, इसमें यह एक कर्मचारी था ना, यह एक कर्मचारी वर्ग था। क्या? निरीक्षक जो था यह एक कर्मचारी ना, कर्मचारी वर्ग था। और पार्षद, इसके बाद लास्ट वाला कौन सा आएगा? पार्षद, ठीक ना, पार्षद। जो पार्षद था यह सबसे छोटा वर्ग था, और सबसे बड़ा था किसान ना, सबसे छोटा वर्ग था, ठीक। अब इसके बाद हम जान लेते हैं मौर्य वंश में स्त्रियों की दशा क्या थी। मौर्य वंश में स्त्री दशा ना, मौर्य वंश में स्त्रियों की दशा क्या थी?
मौर्य वंश ना, मौर्य वंश या मौर्य काल लिखिए। मौर्य वंश में स्त्री दशा, ठीक ना, स्त्री दशा। तो मौर्य वंश में स्त्रियों की दशा क्या थी? तो मौर्य वंश में स्त्रियों की दशा, इसमें क्या हम जो लोग जान सकते हैं, तो इसमें स्त्रियों की दशा जो थी, जैसे विवाह ना, इनका जो विवाह होता था, विवाह, तो विवाह कितने वर्ष पर होता था? तो इनका विवाह जो होता था वह होता था कितने वर्षों पे? 12 वर्ष के बाद ही होता था ना। मौर्य समाज में स्त्री यानी लड़कियों का विवाह कब होता था? तो 12 वर्ष के बाद ही होता था, ठीक ना। और इसमें देखिए विवाह में भी एक बहु विवाह था। क्या? बहु विवाह, बहु विवाह, विवाह ना, बहु विवाह। इस बहु विवाह का यहाँ पर क्या मतलब है कि इसमें महिला भी थी, महिला, महिला, और इसमें पुरुष भी था, ठीक ना, पुरुष, महिला और पुरुष। अच्छा, महिला और पुरुष का यहाँ पर क्या मतलब है आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए महिला और पुरुष जो भी यहाँ पे है, तो इसमें ये था कि अगर कोई पुरुष ना, बहु विवाह का मतलब इसमें क्या था कि अगर कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को छोड़ करके कहीं चला गया हो, ठीक ना, कहीं चला गया हो, तो स्त्री क्या कर सकती थी? एक दो विवाह कर सकती थी, अलग से दो विवाह कर सकती थी। अगर पुरुष, अगर महिला के अगर कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, मान लीजिए इसको बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत होती थी या कोई अन्य बीमारी थी, तो अगर ये इसमें क्या था कि पुरुष भी एक से दो विवाह कर लेता था। मौर्य समाज में ये स्थिति थी, ठीक है। जैसे एक बार और समझिए, अगर मान लीजिए कि पुरुष छोड़कर कहीं चला गया, स्त्री के साथ न रहता हो, कहीं घूम रहा हो, तो उस समय की स्थिति ये थी कि महिला अपने मन से एक दो शादियां कर सकती थी इस पुरुष के रहते हुए ही, ठीक। पुरुष को भी क्या था, ये आज़ादी थी कि अगर महिला ठीक से नहीं है, महिला को बच्चा पैदा करने में दिक्कत है या कुछ और समस्याएं हैं, तो इस मतलब अनेक तरह की उसमें परंपराएं जोड़ी गई थी, तो पुरुष भी एक दो शादी कर सकता है, ठीक ना। अच्छा, इस समय महिलाओं को इसी मौर्य काल में ना, इसी में मौर्य काल में ही महिलाओं को क्या छूट मिली? महिलाओं को छूट मिली विधवा का, विधवा जो हो जाती थी महिला, सॉरी, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको क्या छूट मिली? उनको पुनर्विवाह करने का छूट मिला। क्या? पुनर्विवाह ना, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह मतलब कि वो दोबारा शादी कर लेती थी। उसके पहले ऐसी परंपराएं नहीं थी कि अगर कोई महिला अगर विधवा हो जाती है तो वो दोबारा शादी करने की व्यवस्था या परंपराएं नहीं थी। लेकिन इस समय मौर्य काल में अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, उसका पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह कर सकती है। और इसी में ही आपको देखने को मिलेगा क्या? इसी में मौर्य काल में ही आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को विवाह विच्छेद की अनुमति मिली। किसकी? विवाह विवाह विच्छेद ना, विवाह विच्छेद। मौर्य काल में ही महिलाओं को किसकी अनुमति मिली? तो विवाह विच्छेद की। इसका विवाह विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि तलाक की अनुमति। किसकी? तलाक ना, तलाक की अनुमति, तलाक की अनुमति किसको मिली? तो महिलाओं को मिली। अगर कोई महिला अगर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो विवाह विच्छेद कर सकती है। मतलब कि ये अपने वह तलाक अपने पति से क्या कर सकती है? तलाक कर सकती है। तो इसकी अनुमति, अच्छा, इसकी आज़ादी कब मिली? तो मौर्य काल में मिली महिलाओं को, ठीक ना। अच्छा, इतना तो हम लोग जान गए, लेकिन और जान लेते हैं कि मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति क्या थी। मौर्य वंश में एक तो हम लोग जान गए कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक ना। इसमें और कुछ बातें हैं लेकिन उसको एग्जाम के तौर पर वो ठीक नहीं है जानना। चलिए इतना ही जानते हैं और इसमें जान लेते हैं कि मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति क्या थी ना। मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति क्या थी? मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति, ठीक ना। मौर्य वंश ना, मौर्य वंश में शूद्र ना, मौर्य वंश में शूद्र की स्थिति, मौर्य वंश में शूद्र की स्थिति। तो मौर्य वंश में शूद्र की स्थिति क्या थी? तो मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति थी, इसमें शूद्रों को लेकर दो तरह की विचारधारा थी।
इस समय शूद्रों को लेकर कितने तरह की दो विचारधारा थी? तो दो तरह की विचारधारा थी, ठीक ना, विचारधारा। तो दो तरह की विचारधारा थी। तो एक वर्ग जो था वो क्या बताया? तो एक वर्ग जो था रोमिला थापर। कौन? रोमिला थापर। रोमिला थापर। तो रोमिला थापर क्या बताए? तो रोमिला थापर ने बताया कि शूद्रों की स्थिति जो थी बहुत बदतर थी। क्या? शूद्रों की स्थिति जो थी, शूद्रों की स्थिति को क्या बताया? शूद्रों की स्थिति को इन्होंने बताया, स्थिति को क्या बताया? तो शूद्रों की स्थिति को बताया कि क्या थी? शूद्रों की स्थिति बदतर थी। बदतर थी, ठीक, बदतर थी। अच्छा, ये क्यों बताया? ऐसा बात इन्होंने क्यों कहा कि शूद्रों की स्थिति बदतर थी? तो रोमिला थापर का कहना था क्या कि चूंकि राज्य अधिकतम भूभाग को राजकीय नियंत्रण में कर लिया। क्या? चूंकि राज्य जो था, राज्य अधिकतम क्या क्या? अधिकतम भूभाग ना, भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लिया, ठीक ना, नियंत्रण में कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नियंत्रण में कर लिया, मतलब कि जो भी, ये बदतर कैसे बताए? इन्होंने कहा कि जो भी भूमियाँ थी ना, जो बंजर थी, ठीक, बंजर थी, जिसमें पेड़ पालो थे, जिसमें पेड़ थे, या एक तरह से मान लीजिए जंगल थे जो, तो इन जंगलों को, या ऊसर भूमि जो थी, इन भूमियों को उपजाऊ बनाते थे। कौन? ये शूद्र जो थे, ठीक ना, शूद्र जो थे इन भूमियों को उपजाऊ बनाते थे, जंगलों की साफ सफाई करते थे, पेड़ों को काटते थे, बंजर भूमि को जोता करते थे, हल चलाते थे। तो इन सबको जब इतना काम वो कर लेते थे, जब यह भूमि उपजाऊ हो जाती थी, तो इसको क्या करता था? राजा अपने कब्जे में ले लेता था, यानी ये राज्य के अधीन हो जाती थी, राज्य के नियंत्रण में चली जाती थी। इसलिए शूद्रों की स्थिति क्या हो गई? बहुत बदतर इन्होंने बताया। किसने? रोमिला थापर ने। लेकिन इसी में एक वर्ग क्या बताया? इसी में दूसरा वर्ग बताता है कि मौर्य वंश में ही ना, इसमें क्या बताया कि मौर्य, अच्छा, इसमें भी एक बात और जान लीजिए, अभी बता रहा हूँ। देखिए, मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश में ही ना, दूसरा वर्ग क्या बताया कि मौर्य वंश में ही पहली बार जो था शूद्रों को क्या हुआ? पहली बार शूद्रों को किससे जोड़ा गया? तो पहली बार शूद्रों को किसमें जोड़ा गया? पहली बार शूद्रों को खेती यानी किसानी के लिए शामिल किया गया, ठीक ना। मौर्य वंश में पहली बार शूद्रों को किसानी करने या खेती करने के लिए जोड़ा गया, ठीक, जोड़ा गया। ये बात भी सत्य है, जोड़ा गया, ये बात सत्य है। जैसे कि अशोक जो थे, सबसे पहले क्या किए? अशोक ने तो सबसे पहले शूद्रों को, किसानों को, ठीक ना, किसानों को, और कौन थे? और बंदियों को, ठीक ना, बंदियों को। तो बंदियों को किसने जोड़ा? एक कृषि में। तो इस कृषि में जोड़ने का काम जो किया, तो कृषि में जोड़ने का काम किया अशोक ने। तो एक तरह से ये भी बात सत्य है कि मौर्य वंश में ही सबसे पहले शूद्रों को खेती करना या कृषि करना, इससे जोड़ा गया। तो एक ऐसी बात गलत हो गई। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्या एक बात और देखने को आपको मिलेगी, जो रोमिला थापर हैं, इसमें एक बात और मिलेगी कि एक जो वहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग जब युद्ध हुआ था, तो उसमें 1 लाख लोग तो मारे गए थे, ठीक ना, 1 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था ना। 1.5 लाख लोगों को बंदी जब बनाया गया था, तो उनसे काम भी यही लिया जाता था, साफ सफाई करवाना ना। बंदियों से क्या काम लिया जाता था? साफ सफाई का, साफ सफाई, बंजर भूमि को जोतना,
बंजर भूमि को जोतना, उनको उपजाऊ बनाना, ये सब उनसे काम लिया जाता था। इसलिए रोमिला थापर कहते हैं कि शूद्रों की स्थिति बहुत बदतर थी। लेकिन एक वर्ग उसमें बताता है कि मौर्य वंश में ही यह पहली बार हुआ जिसमें शूद्रों को इस किसानी के लिए और अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। ठीक ना। अच्छा, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि मौर्य काल में खान पान क्या था। मौर्य काल में खान पान क्या था, तो मौर्य काल में इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। मौर्य काल में खान पान, ठीक ना, मौर्य काल में खान पान, मौर्य काल ना, मौर्य काल में खान पान, तो मौर्य काल में खान पान, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमको किससे, मेगस्थनीज से। किससे मिलती है, मेगस्थनीज से। किससे मिलती है, मेगस्थनीज से। मेगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में लोग ऊंचाई पर भोजन करते थे। यह क्या कहते हैं कि मौर्य काल में लोग जो थे, मौर्य काल में लोग ऊंचाई पर भोजन करते थे। ठीक ना, ऊंचाई पर भोजन करते थे। ठीक, ऊंचाई पर भोजन करते थे, ऊंचाई पर क्या करते थे, भोजन करते थे। और मेगस्थनीज का क्या कहना है कि भोजन में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता था ना। भोजन जो होता था, भोजन कैसा होता था, तो भोजन जो था वो क्या था, शाकाहारी ना, शाकाहारी और कैसा था, मांसाहारी ना, मांसाहारी ना, दो तरह के भोजन होते थे। इसका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अशोक के प्रथम अभिलेख में ना, अशोक के प्रथम अभिलेख में भी देखने को मिलेगा। यह बात अशोक कहे कि पहले अपने रसोइयों में लिखवाए भी हैं कि पहले अब हमारे समाज में या हमारे राज्य में इस तरह से लिखवाए थे कि अब हमारे राज्य में दो मयूर यानी कि दो मोर, ठीक, दो मोर और एक हिरन मारे जाएंगे। ठीक, एक हिरन मारे जाएंगे और बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। यह बात किसने कही, अशोक ने कहा। ठीक ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इससे पहले जब ये बात लिखवाए तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा मोर मारे जाते थे और बहुत ज़्यादा हिरन मारे जाते थे। तो इसका मतलब हुआ कि उस समय मांसाहारी भोजन भी बनता था और शाकाहारी भोजन भी बनता था। ठीक ना। अच्छा, उस समय अनाजों की चर्चा इन्होंने क्या किया है, तो अनाज जो थे, अनाजों की चर्चा की है। कौन कौन से अनाज थे उस समय मौर्य समाज में, तो जैसे कि गेहूँ, किसका चर्चा किए हैं, गेहूँ का। फिर और किसका चर्चा किए हैं मौर्य समाज में, जौ का। जौ के बाद चना ना, चना, मटर ना, और क्या, गन्ना। ठीक ना, गन्ना मतलब ऊख ना, ईख, गन्ना। फिर उसके बाद तिल ना, तिल, और क्या, सरसों। ठीक ना, सरसों। इन सब चीज़ों, इन फसलों की चर्चा की मेगस्थनीज ने किया कि मौर्य समाज में ये सब मिलते थे। भोजन में सबसे पहले परोसा क्या जाता था ये भी बताया गया। आज भी परंपराएं हैं, आप पत्तल में या कहीं खाने जाएंगे तो भोजन में सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, चावल दिया जाता है ना। चावल को बीच में गड्ढा कर देते हैं लोग, और उस समय भी ऐसा बताया जाता था कि इस तरह से होता था कि उसी बीच में क्या दिया जाता था, दाल दिया जाता था। तो ऐसा बताते हैं कौन, मेगस्थनीज बताते हैं कि सबसे पहले परोसा क्या जाता था मौर्य समाज में, तो चावल परोसा जाता था थालियों में। ठीक है, और किसमें लोग खाना खाते थे, तो इसी बताते हैं कि सोना चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं। ठीक ना, सोना चांदी, तो सोना चांदी के बर्तन में जब ये खाना खाते हैं तो ये आप बताइए कि खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं, तो यह क्या मौर्य समाज की बात कर रहे हैं, मौर्य समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मौर्य समाज की बात कर रहे हैं या पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यह तो पाटलिपुत्र से बाहर निकले ही नहीं थे। मेगस्थनीज जो थे पाटलिपुत्र से बाहर निकले ही नहीं थे, तो ये वहाँ राजमहल की बात की है। जो सोना चांदी के बर्तन के में खाने की बात हुई है वो राजमहल की बात की है। राजमहल ना, राजमहल में ही रहे थे तो राजमहल की बात की है। ठीक ना, बात की है। ठीक, अच्छा, और इसमें इन्होंने ये बताया है कि औरतें जो थी वो खाना कहाँ खाती थी, तो औरतें एकांत में खाना खाती थी। औरत जो थी एकांत ना, एकांत में खाना खाती थी। ठीक, एकांत में खाना खाती थी। आज भी देखेंगे तो हमारे समाज में
कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पहले की हैं वो एकांत में खाना खाती हैं, लेकिन अब तो इस समय महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं और वो आपके साथ ही बैठकर खाएंगी। जैसे कि आप कहीं मार्केट में कोई चाट खाना हो या कुछ भी करना हो या कहीं किसी फंक्शन में, किसी शादी विवाह में, तो आपके साथ ही महिलाएं जो हैं खाना खाएंगी, ठीक ना। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बदलते समाज को देखिए तो ऐसा कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा कि महिलाएं कुछ पुरुषों से हट करके एकांत में खाना खाती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं जो हैं सबके साथ ही बैठकर खाना खा रही हैं, ठीक ना। अच्छा, उस समय क्या बताया था, उस समय एक बात और देखने को बताया कि शराब का भी लोग सेवन करते थे। शराब का सेवन भी करते थे लोग। क्या शराब का सेवन मतलब शराब भी पीते थे लोग ना, सेवन होता था ना, सेवन होता था। शराब का सेवन करते थे यानी शराब भी लोग पीते थे उस समय मौर्य काल में ना। इतने तो हम लोग जान गए। एक बात और यहाँ से जान लेते हैं कि मौर्य काल में मनोरंजन के साधन क्या थे ना। मौर्य काल में मनोरंजन के साधन क्या थे, मौर्य काल में मनोरंजन के साधन, ठीक ना। मौर्य काल में मनोरंजन के साधन, तो मौर्य काल में मनोरंजन के साधन क्या थे। मौर्य काल में मनोरंजन के साधन ना, मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन क्या थे, तो मनोरंजन के जो साधन थे क्या थे इस समय। मनोरंजन के जो साधन थे, एक था इस समय क्या, रथ दौड़। क्या था, रथ दौड़, ठीक, रथ दौड़ था, ठीक। और इसमें क्या था, इसमें था रथ दौड़ के अलावा घोड़ दौड़। क्या था, घोड़ दौड़ ना, घोड़ दौड़। ये मनोरंजन के साधन थे। एक इसमें क्या आपको साधन मिलेगा देखने को मनोरंजन के, तो इसमें शिकार भी था। ये भी शिकार लोग करते थे अपने मनोरंजन के लिए, ठीक ना। एक आपको क्या मिलेगा देखने को, तो इसमें एक मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इसमें, एक मिलेगा संगीत ना, इसमें क्या मिलेगा, संगीत, ठीक ना, संगीत। और इसमें एक आपको देखने को मिलेगा क्या, नृत्य ना, क्या देखने को मिलेगा, नृत्य, ठीक। और इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा मनोरंजन के साधन में, तो इसी में मनोरंजन के साधन में आपको देखने को मिलेगा एक क्या, नाटक। क्या देखने को मिलेगा, नाटक। और इसमें से क्या आपको देखने को मिलेगा, मल्ल युद्ध। क्या, मल्ल युद्ध ना, मल्ल युद्ध, ठीक, मल्ल युद्ध। और क्या देखने को मिलेगा, जानवरों का युद्ध। क्या देखने को मिलेगा आपको, जानवरों का युद्ध, ठीक ना, जानवरों का युद्ध ना, जानवरों का युद्ध। तो ये जब जो सारे थे ये क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। मौर्य काल में मनोरंजन के साधन थे क्या, रथ दौड़, शिकार, नृत्य, घोड़दौड़, संगीत, नाटक, मल्ल युद्ध, जानवरों का युद्ध ना, ये सब जो थे मनोरंजन के साधन थे, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग सामाजिक व्यवस्था को पूरा कर लिए हैं, ठीक ना, सामाजिक व्यवस्था को पूरा कर लिए। हम सोचे थे कि आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को भी जान लेंगे, तो आर्थिक स्थिति को तो हम लोग नहीं जान पाए। इसके आगे की क्लास में हम लोग आर्थिक स्थिति को जानेंगे, ठीक ना। इसके आगे क्लास में हम लोग मौर्य समाज के आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे ना। इसको हम पूरा नहीं कर पाए, क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो आप लोग बताइएगा, इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक ना, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। क्लास में कोई भी डाउट हो, किसी भी भाई बहन को कोई भी डाउट हो, तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा, ठीक ना। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, अपने भाई बहनों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर जो भी भाई जो भी बहन अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।